हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 28 के साथ सेट नंबर 28 में जो जीके के क्वेश्चन है आर्ट्स और करंट से रिलेटेड उसको मैं डिस्कस करूंगा। और सेट नंबर 28 का वो जीके का क्वेश्चन शुरू होता है 61 नंबर से। 61 नंबर पर सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 61 वो अभी हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने है 61 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो ये आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु देखिए, मगध पर पिछले सेट के डिस्कशन में भी मगध आया था। मगध पर शासन करने वाले जो वंश हैं, फिर से एक बार मैं बात कर ले रहा हूं, वो आपका हर्यक हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया, मौर्य हो गया, शुंग हो गया, कण्व। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो आप देख रहे हो ये जो अजातशत्रु किस वंश का? ये पहला वंश हर्यक वंश का, ये हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का। चलिए, बिंदुसार किस वंश का? ये मौर्य वंश का है, मौर्य वंश का शासक है। शिशुनाग किस वंश का? तो शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश का ही पहला शासक है, ये शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और महापदम जो है, महापदम नंद, ये नंद वंश का शासक है। तो मगध पर शासन करने वाले वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो इसमें ये अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक। हर्यक वंश का पहला शासक जो हुआ, हर्यक वंश का पहला शासक जो हुआ वो बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। और हर्यक वंश का प्रथम शासक हो गया ये, प्रथम शासक कौन हुआ? बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद इसका द्वितीय शासक, दूसरा शासक जो हुआ हर्यक वंश का ही हुआ, वो अजातशत्रु। ये आप लोग जानते हो कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर आया था। लेकिन एक राजा की राजा के दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़ा सफल राजा था, साम्राज्य विस्तार काफी कुछ किया था। और इसके बारे में ही ये कहा जाता है कि वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में ये आया था, या आम्रपाली से प्यार करता था, या उसके प्यार में ये पड़ गया था। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु आम्रपाली के प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से, वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। तो आंसर यहाँ अजातशत्रु होगा, हर्यक वंश का दूसरा शासक, हर्यक वंश का सेकंड शासक। बिंदुसार मौर्य का हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर बिंदुसार, फिर अशोक। महापदम नंद, नंद वंश का। शिशुनाग, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का पहला शासक, शिशुनाग इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। यहाँ आप देखेंगे शिशुनाग वंश का दूसरा शासक जो था वो कालाशोक था, कालाशोक, ये सब याद रखिएगा, कालाशोक। यहाँ हमारा क्वेश्चन था मगध शासक, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और अपने को मोहम्मद बिन तुगलक कहा। तो तुगलक वंश का जो शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो लंबे समय तक शासन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, पहले का नाम क्या था? ये इस तरह का क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन को अगर ऐसे हम लोग कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम या शासक बनने के पहले का नाम क्या था, तो वो प्रिंस जूना यानी जूना खां इसका नाम था, राजकुमार जूना। तो आप आंसर करोगे ए, जूना खां, जूना खां। और जो ऑप्शन हमारा है, तो चंगेज खां एक आक्रमणकारी। और चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था? तो 1221 में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था।
मध्य एशिया से चंगेज खां का आक्रमण 1221 में, ये आक्रमण हुआ था, चंगेज का आक्रमण सब कोई जानता है। चंगेज का आक्रमण, फिर तैमूर का आक्रमण 1398 में, ये भी याद रखोगे। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। चलिए ठीक है। ये नासरुद्दीन शाह के बाद में अगर कहें तो बलबन के पहले, गुलाम वंश का ही शासक नासरुद्दीन शाह बलबन के पहले था। बलबन के पहले जो शासक था वो नासरुद्दीन था, और इसे ही नासरुद्दीन को ही कहा जाता है, इसे एक फ़कीर शासक कहा जाता है। फ़कीर शासक कहा जाता है जो बड़ा ही प्लेन लिविंग के लिए, यानी उसके जीवन यापन का जो तरीका था, जो वो उसके रहन सहन बड़ा ही सामान्य लोग की तरह था, इसलिए ये मशहूर है भारतीय इतिहास में। नासरुद्दीन मोहम्मद बलबन के पहले का शासक था, जिसको दरवेश शासक या फ़कीर शासक भी कहते हैं। गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का एक शासक, गुलाम वंश का शासक जिसके बाद बलबन बना, इसकी हत्या करके बलबन आया था, जिसके बाद बलबन आया, और ये बलबन का ये दामाद था। बलबन अपनी पुत्री का शादी इससे किया था। इल्तुतमिश जानते हो, गुलाम वंश का दूसरा शासक, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं, और यही अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर से दिल्ली लाया, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। तो गुलाम वंश का दूसरा शासक, गुलाम वंश का सेकंड नंबर का शासक, सेकंड नंबर का शासक, ये सब आप जानते ही हो। यहां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश। अब फिर से थोड़ा सा मैं बात करूं कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंशों का जो क्रम है वह गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। आप जानते हो ये, यानी GKTSL मैं पहले भी बोला हूँ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का पहला शासक था ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का पहला शासक था ग्यासुद्दीन तुगलक, और ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक दुर्घटना में होती है। वो मंच से गिर के मर जाता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकार इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को ही दोषी मानते हैं कि उसका एक षड्यंत्र था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का पहला शासक था, और उसकी मृत्यु के बाद राजकुमार जूना शासक बना, मोहम्मद बिन तुगलक नाम धारण किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जो लंबे समय तक रहा, बड़ा ही इसकी ये बहुत सी योजनाओं को लेकर के आया, लेकिन इसकी सभी योजनाएं विफल हुई, जिसमें खास करके दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, या फिर इसका कहिए सांकेतिक मुद्रा चलाना, इसकी सभी जो योजनाएं थी वो विफल हुई। ये अलग बात है, लेकिन ये था बहुत ही मतलब विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा था, विद्या के विभिन्न पक्षों का ये जानकार था, लेकिन एक असफल शासक रहा और एक लंबे समय तक शासन किया। और MBT का शासनकाल कहा जाए तो 1325 से 1351 तक ये शासक रहा। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का पहला शासक। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां था, या उसको राजकुमार जूना कहते हैं, कहीं इंग्लिश में प्रिंस जोना भी बोलता है। और फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक, जो एक महत्वपूर्ण शासक, बड़ा इनोवेटिव था, नया नया चीज बहुत सा किया और बहुत मामलों में वो सफल भी रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 63 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये पटना साहिब, पटना में स्थित है, जहां पर सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, 10वें और अंतिम, क्योंकि उसके बाद गुरु परंपरा बंद, सिखों के 10वें या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर जो गुरुद्वारा है उसे कहते हैं श्री हरमंदिर जी साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ,
और क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग के सामने है, रज़्मनामा निम्नांकित में किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा जाता है। और फिर रामायण, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र, नहीं, रज़्मनामा किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद का नाम रज़्मनामा है? तो कहेंगे महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रज़्मनामा है। पंचतंत्र के राइटर विष्णु शर्मा जानते हैं, रामायण के राइटर वाल्मीकि जानते हैं, कथा सरित सागर के राइटर सोमदेव, कथा सरित सागर ये थोड़ा सा है, इसके राइटर हो गए सोमदेव। रामायण के वाल्मीकि हो गए, और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हो गए, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी पर स्थित है? काठमांडू किस नदी पर स्थित है? तो ये है बागमती नदी पर। काठमांडू बागमती नदी पर स्थित है। काठमांडू बागमती नदी पर स्थित है। अब है कोसी, तो कोसी भी नेपाल से होकर के, नेपाल में 7 धाराओं मिलकर के कोसी बनती है। गोदावरी नदी जो है वो पश्चिमी तट महाराष्ट्र के त्रयंबक से निकलती है। बागमती नेपाल में, कोसी भी नेपाल, 7 धाराओं मिल करके नेपाल में तिब्बत से आने वाली धाराओं को मिला करके कोसी नदी होता है, जो 7 धाराओं की मिली हुई नदी कही जाती है। और बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। और कोसी की एक मुख्य धारा जो तिब्बत से आती है वो है अरुणा धारा, जो है कोसी की एक मुख्य धारा। 7 धाराओं से मिल करके बनने वाली नदी कोसी है, और बिहार में आकर नेपाल से निकल करके बिहार में आती है, और बिहार में बाढ़ की तबाही के लिए इसको जाना जाता है, इसलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी पर है? तो उस नदी का नाम है बागमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 66 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर जेब्रा का निशान किस बात के लिए दिया जाता है? तो जेब्रा का जहाँ निशान हो वहाँ पर है कि सड़क पार करने के लिए, चाहे पैदल यात्री हो या किसी तरह, सड़क को पार करने के लिए जगह दिया जाता है जेब्रा, और जेब्रा का निशान रहता है। तो जो भी गाड़ी वाले आते हैं, जो वाहन चालक होते हैं तेज में, उनको वहाँ वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ रोड को लोग क्रॉस करेगा, इसलिए जेब्रा का निशान जो सड़क पर लगा रहता है, जेब्रा का जो निशान लगा रहता है, जेब्रा का निशान का मतलब जेब्रा के पीठ पर जिस तरह की धारियाँ रहती हैं रोड पे, उस तरह की धारी बनाई जाती है, और वो निशान ये बताता है कि यहाँ पर रोड को क्रॉस करने के लिए स्थान दिया गया है। तो जेब्रा का निशान सड़क पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, और 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल मार्ग से जाने के लिए जलमार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन हम लोग का है 67 नंबर पर कि भारतीय अंतर्देशीय देश के अंदर जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो ये 1986 में हुआ। 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ। आप जानते हो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। और नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 का इम्पॉर्टेंट एक्ट बना है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। और इस एक्ट के तहत भारत में विभिन्न जलमार्गों को शुरू किया गया है, और इस तरह के जलमार्गों की जो संख्या अभी हो गई है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो पहले जलमार्ग की संख्या कम थी, और प्रथम जलमार्ग जो है, पहली जलमार्ग जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक का। फिर अंतर्देशीय यानी देश के अंदर
जल मार्गों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक एक्ट बना है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, और सबसे पहले अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग के सामने है, निम्नांकित में कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें कर्नाटक को कच्चे रेशम के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में नाम आता है कर्नाटक का। सबसे ज्यादा रेशम का, कच्चे रेशम का उत्पादक कौन है? वो है कर्नाटक। कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा है कर्नाटक। ऐसे बिहार का भागलपुर में भी, बिहार के भागलपुर भी रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ रेशम के सभी प्रकार मुख्य रूप से भागलपुर में मिलते हैं। तो ये बिहार का भागलपुर जो है वो भी रेशम उत्पादन के लिए भारत का एक प्रमुख स्थान के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर रेशम अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है भागलपुर में। ऐसे कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो रेशम उत्पादन में सबसे आगे राज्य, सबसे प्रथम स्थान पर राज्य कौन है? वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 69 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जानते हो जनसंख्या के दृष्टिकोण से स्टूडेंट विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है रूस। तो पहला स्थान आता है रूस का, दूसरा स्थान आता है कनाडा का, तीसरा स्थान आता है चीन का। तो रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा और फिर चीन। तो प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर रूस है, सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कोण से जो देश है वो कनाडा है, और तीसरे स्थान पर चाइना है। चौथे स्थान पर यूएसए है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है। चौथे स्थान पर यूएसए है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है, और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां स्थान इंडिया का है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर रूस, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान चाइना का, और चौथा स्थान यूएसए का, पांचवा स्थान ब्राजील का, और छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां जो स्थान है वो भारत का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन अरेंज करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक होते हैं, किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं? तो देखो, ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी में एक जो द्वीपों का जो समूह है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान के साथ भी कुछ द्वीप हैं और निकोबार के साथ भी कुछ द्वीप हैं। तो यहाँ पर द्वीपों की संख्या 550 से अधिक 572 के आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होता है। एक अंडमान उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है, और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस लाइन से, किस चैनल से अलग होता है? वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बी। फिर ये 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री लैटीट्यूड आप देखते हो यहाँ पर अरब सागर में जो भारत के मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप जो है, मिनिकॉय द्वीप जो है उसको और फिर यहाँ मालदीव जो एक देश है उसको अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल ही।
10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। फिर यही 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला लाइन कौन है, तो आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, यानी इरिगेशन के लिए या खास करके दूसरे पर्पस के लिए। ग्राउंड वाटर ज़्यादा कहाँ निकाला जाता है, तो ये जान लो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है और नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए नलकूपों की संख्या भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए भूमिगत जल का उपयोग, अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग, भूमिगत जल भूमि के अंदर से जल निकाल करके अपना काम करने का सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये एक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस राज्य में, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे और वो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 72। इसके पहले 71 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। इकहत्तर नंबर पर था, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश। ये हम लोगों ने आंसर किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर पर जो क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी। मानचित्र कला अलग है। मानव विज्ञान, जो मानव का उद्भव से लेकर के मानव के शारीरिकी में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, वो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान में होता है। मानचित्र कला जानते ही है कि मानचित्र के सहारे किसी स्थान को जो बताने का, निर्देशित करने का, बताने का, प्रोजेक्ट करने का जो है मानचित्र कला हुआ। और जीवनी, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखना जीवनी हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में है कि भाई जनसंख्या के अध्ययन को, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ डेंसिटी कम है, कहाँ पर लिटरेसी का है, कहाँ पर फीमेल लिटरेसी या मेल लिटरेसी, फिर आपका लिंगानुपात, इन सारे आंकड़ों के अध्ययन को, इन सारे दृष्टिकोण से जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी। सांख्यिकी आप जानते हैं कि डेटा प्रेजेंटेशन को सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जनसंख्या का स्टैटिस्टिकल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उसको जनसांख्यिकी कहते हैं। डेमोग्राफी भी कहते हैं इसको, डेमोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 का। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, जो अब यहाँ पर संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का आप आर्टिकल रेंज जानते हो 12 से 35 होता है, और उसमें आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का अधिकार। अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया है और इसको कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 300 में ए जोड़ करके। किस संविधान संशोधन से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलतः जो मौलिक अधिकार की फंडामेंटल राइट की कुल संख्या जो 7 थी, अब फंडामेंटल राइट की संख्या 7 थी, अब फंडामेंटल राइट की कुल संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो भाई उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जा सकता है, इस बारे में क्वेश्चन हम लोग का है। और उपराष्ट्रपति का पदावधि और पद से हटाने का जो उल्लेख है, उपराष्ट्रपति को
उपराष्ट्रपति का पदावधि, उपराष्ट्रपति का पदावधि या पद का अवधि, पदावधि और हटाने की प्रक्रिया, ये सब बातों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में ये बात है कि उपराष्ट्रपति का टेन्योर कितना होगा और उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इस किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में इसका उल्लेख है। अब बात आ रहा है यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। आप जान लो कि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो सबसे पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा में, और राज्यसभा से जब वो पारित हो जाएगा तब वो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा की सहमति के बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इस आधार पर जो आंसर बनेगा वो डी होगा। राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और इस बात का उल्लेख कहाँ है? 67। मैं थोड़ा और बात कर लूँ कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा, और ये बात आर्टिकल 64 में भी दिया गया है और आर्टिकल 89 में भी दिया गया। आप आर्टिकल को उठा के देखोगे, आर्टिकल 64 में भी ये बात है और आर्टिकल 89 में, जहां उपराष्ट्रपति पद से संबंधित बात है वहां पर भी लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। और आर्टिकल 89 जहां राज्यसभा का बारे में लिखा गया वहां भी लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है उसमें भी लिखा गया है कि व्यक्ति, वो उम्मीदवार जो हो उसे 35 वर्ष आयु हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और एक बात यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता धारण, जबकि राष्ट्रपति में लिखा हुआ है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप, जो फैक्ट्स है इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा से ही आरंभ हो सकता है, ये एक थोड़ा स्पेशल चीज़ है, और राज्यसभा से पारित होने के बाद और लोकसभा की सहमति के बाद ही उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो महालनोबिस का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार है? महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर काल हम लोग कहें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1956 से 61, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर है। और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकीविद थे, और इनके प्रयास से ही कलकत्ता में ISO, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना।
तो आईएसओ कलकत्ता के निदेशक, आईएसओ इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता के डायरेक्टर निदेशक प्रोफेसर पीसी मालनोबिस के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो देखिए नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, 12 जुलाई 1982, ये याद रखिएगा 1982। अब हम लोग से क्वेश्चन है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में, तो आप पंचवर्षीय योजना काउंट कर लीजिए। तो पंचवर्षीय योजना जो काउंट कीजिएगा तो छठी पंचवर्षीय योजना ये होगा, छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की होगी, क्योंकि आप देख रहे हो छठी पंचवर्षीय योजना, और छठी पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1980 से 1985। मैं यहाँ पर थोड़ा बात कर दूं कि आप जानते हो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 से 1983 के लिए एक प्लान घोषित किया गया जिसको अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान कहा गया। और इसके पहले कौन था, तो पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना को इन्होंने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल से पहले ही इन्होंने 78 से जो 79 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना जाता, तो उसको इन्होंने किया। लेकिन 80 में ही इनकी सरकार चली गई, और फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना, ये रोलिंग प्लान के बाद, रोलिंग प्लान का कोई काउंटिंग में नहीं आएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना को बीच में एक साल पहले ही समाप्त कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने, और उन्होंने एक अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 के लिए घोषित किया। लेकिन वो रोलिंग प्लान 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो रोलिंग प्लान बीच में ही खत्म, और फिर कांग्रेस की सरकार 1980 से 1985 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, और 1982 में नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 77, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एबॉलिशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य था, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का था, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभी मैं बता रहा था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था 1974 से 1979। फिर मैं बताऊं कि इसमें क्या होता है, 1977 में अभी जो बताया कि जनता पार्टी की सरकार आ गई, और 78 में इसको ये चली कब तक, ये चली 1974 से 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक ही ये चली, जबकि 79 तक का था। और 78 से 80 रोलिंग प्लान, 78 से 80 रोलिंग प्लान, और फिर 80 से 85
छठी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मुख्य जो उद्देश्य था वो, या मुख्य नारा उसका जो था वो गरीबी उन्मूलन, इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग के सामने है, और क्वेश्चन नंबर 78 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ किस वर्ष, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का अधिनियम है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है, ये आप याद रखोगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। और उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 3 स्तर पर फोरम है, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, और फिर राज्य स्तर पर राज्य, और फिर केंद्र स्तर पर। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण के मामले को अलग से देखने के लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था किया गया, और वैसे मामले जो उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित हो उसके निष्पादन के लिए उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय की बात की गई। तो उसके लिए एक फोरम ही हो गया, तो वो एक जिला स्तर पर फोरम उपभोक्ता संरक्षण फोरम होगा, एक होगा राज्य स्तर पर और एक होगा केंद्र स्तर पर। तो जिला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के केस का फिर अपील होगा राज्य कंज्यूमर फोरम में, और राज्य कंज्यूमर फोरम के केस का अपील फिर होगा सेंट्रल कंज्यूमर फोरम में। तो उपभोक्ताओं के हक के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, यानी उपभोक्ता को कोई चीट नहीं करे, उसके हक को कोई नहीं मारे, इसके लिए एक अधिनियम आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, और उस अधिनियम के तहत ही उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित मामले को देखने के लिए उपभोक्ता संरक्षण फोरम की बात हुई, और उपभोक्ता संरक्षण फोरम को 3 लेवल पर रखा गया है, वो है जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। और 79 नंबर क्वेश्चन है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सोने के शुद्धता के लिए जो मानक चिन्ह है वो हॉलमार्क है। हॉलमार्क सोने के शुद्धता का मानक चिन्ह है, जबकि एग मार्क जो है वो फूड प्रोडक्ट के लिए है। फूड प्रोडक्ट के लिए जो है, फूड प्रोडक्ट के लिए एग मार्क है, फूड प्रोडक्ट के लिए एग मार्क है। और ISI मार्क जो है वो अन्य उत्पाद के लिए, अन्य उत्पाद, उसमें अन्य उत्पाद या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी टूल्स हो, कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, उस पर आपको ISI मार्का की बात होगी। तो ISI मार्का है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य उत्पाद के स्टैंडर्ड को बताएगा। अगर एग मार्क है तो फूड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को बताएगा। और ये सोने के जेवर जो है, ऑर्नामेंट्स जो है, तो उनके ऊपर कौन मार्का होगा जिससे आप आश्वस्त हो सकते हैं उसके स्टैंडर्ड का, तो वो है हॉलमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 80 है, एक वस्तु पर कार्यरत बल, ये आपका फिर साइंस का क्वेश्चन होता है। और इसके पहले फिर क्वेश्चन हम लोग का 82 होना चाहिए। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अपने जीवन में शिक्षक भी रहे, और इनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस 5 सितंबर मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए और दूसरे राष्ट्रपति हुए। एस राधाकृष्णन, तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन का जो कार्यकाल हुआ, एस राधाकृष्णन का जो कार्यकाल एज ए वाइस प्रेसिडेंट है वो 52 से 62 है, और राष्ट्रपति के रूप में एस राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है वो 62 से 67 है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में, ये भी आप याद करें, फिर बात हम लोग करते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल है
प्रथम उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका काम है। इनका कार्यकाल है 52 से 1962 तक, 10 वर्ष का दो कार्यकाल ये रहे। और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल है, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, ये एक शिक्षक भी है और इन्होंने कहा है कि मैं अपनी पहचान हमेशा शिक्षक के रूप में जानना चाहता हूं। और दूसरी बात कि ये आधुनिक भारत के प्रमुख दार्शनिक फिलॉसफर, दार्शनिक, ये बहुत बड़े फिलॉसफर भी और मॉडर्न इंडिया के बड़े फिलॉसफरों में एक नाम है एस राधा कृष्णन का। और यहाँ क्वेश्चन है इंडियन फिलॉसफी पुस्तक किनकी है, तो एस राधा कृष्णन का। भारतीय दर्शन पुस्तक, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक एस राधा कृष्णन के, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे सेकंड राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल और राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का होगा वो क्वेश्चन अब आपका होगा 94 नंबर पर। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का है, और 94 नंबर क्वेश्चन को देखें। चौरानवे है, किसको गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु कहते हैं? जूट को, रेशम को, गांजा को, कपास को। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये एक फैक्ट हुआ। देखिए, जूट का उत्पादन भारत में मुख्य रूप से पहले जो इंटीग्रेटेड भारत यानी स्वतंत्रता के पहले अगर जूट के उत्पादन का हमारा जो एरिया मुख्य रूप से था वो बंगाल था, और बंगाल में भी पूर्वी बंगाल क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए खास करके जाना जाता था। लेकिन विभाजन के बाद ये पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में, खैर 71 से फिर बांग्लादेश हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब आप ये जानोगे कि विभाजन के बाद भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद जूट उत्पादन का जो मुख्य हमारा क्षेत्र था वो हमारे यहाँ से चला गया, पाकिस्तान को मिल गया। यानी पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है वो जूट उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 रहा, उसके प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी रखा गया था कि जूट उत्पादन को बढ़ाना एक, या पटसन उत्पादन को बढ़ाना एक मुख्य उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। इसका कारण क्या था कि जूट उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था, जो पूर्वी बंगाल क्षेत्र था। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है कि विभाजन के बाद कौन सा कृषि उत्पाद में सब प्रभावित, उसमें ऑप्शन था तो जूट। क्यों? क्योंकि जूट उत्पादन का प्रमुख जो क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, वो विभाजन के बाद हमारे यहाँ नहीं था। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा था, और जूट उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है 96 नंबर पर, निम्न में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया? वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया गया, जिसमें करोड़ों वृक्ष लगाने का मिशन अभियान रखा गया, गोल रखा गया, टारगेट रखा गया। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्न में कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हो दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और जो भी ट्रॉफी है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, DCM कप, ये सब फुटबॉल के
कप और ट्रॉफी है, और दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट का ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 98 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? वो है गोविंद बल्लभ भाई पंत। गोविंद बल्लभ भाई पंत, गोविंद बल्लभ भाई पंत केंद्रीय गृह मंत्री पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, गोविंद बल्लभ भाई पंत, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्हें 1957 में 1954 से भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया जाना शुरू हुआ, और 1957 में 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला, और उस समय ये केंद्रीय मंत्री मंडल में गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री रहते, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला वो नाम है गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके गोविंद बल्लभ पंत, और इनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी, जो प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और उन्हें यह भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 100 हमारे सामने है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और उसी तरह से जो प्रमुख हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है उनको याद रखिए, जैसे ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली पूसा में इसका है। उसी तरह से आपका होगा भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये याद रखिएगा करनाल, और करनाल कहाँ? हरियाणा। और अभी हम लोग जो आंसर ऑप्ट किए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ? लखनऊ। उसी तरह केंद्रीय टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये राजसमुंदरी कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो राजसुंदरी जगह है ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर के जो भी अनुसंधान संस्थान है उनका फुल फॉर्म और वो कहाँ स्थित है ये याद कीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 100 नंबर पर हुआ, और इस तरह से इस सेट के जो जीके के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेट के साथ फिर मैं मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।